हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो ये वर्कशॉप में आई बी टॉकिंग अबाउट 4 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ठीक है, तो चारों कंपनीज का सबसे पहले हाउ आई डू इसके लिए इंडिविजुअली आई टॉक अबाउट द बिजनेस मॉडल, कहाँ कहाँ पे ये लोग लेंड कर रहे हैं, और उसके बाद ऑफ कोर्स आई टॉक अबाउट द Q3 का रिजल्ट और मैनेजमेंट का गाइडेंस। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको समझ में आ जाएगा कि आज आज स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की हालत क्या है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चालू करते हैं आज का पहला कंपनी जो है कि ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपने देखा होगा ईसैफ का आईपीओ वेरी रिसेंटली आया हुआ है, लेकिन आने के बाद ही उनका परफॉर्मेंस बिगड़ गया। मतलब मैं बिजनेस परफॉर्मेंस का बात कर रहा हूँ। सो ईसैफ का अगर थोड़ा सा मॉडल के बारे में बात कर ले तो आप देखोगे इनका इनका मेजॉरिटी ऑफ द बुक ही है माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग में। 72-75% ऑफ द बुक है माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग में। बाकी जो 20-25% का जो बुक बचता है वो उनका एक रिटेल और एमएसएमई एक सेगमेंट है। ठीक है, और ईसैफ अगर आप देखोगे ये केरला से चालू हुआ था और अभी धीरे धीरे करके दूसरे स्टेट्स में जा रहा है। लेकिन आज भी आप देखोगे 40% ऑफ द बुक इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन केरला। तो अगर आप कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी को देख रहे हो ना, तो उसका सबसे बड़ा रिस्क मुझे जो लगता है वो है कि कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। क्योंकि कोई भी शहर में, कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेट में इफ यू आर वेरी कॉन्सेंट्रेटेड और वहाँ पे लेट से कोई बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर मतलब आपका तो पूरा बिजनेस का ही आपका पूरा बिजनेस का ही मतलब पूरा इशू निकल सकता है, राइट। ई सब का एक्चुअली यही हो रहा है। पिछले क्वार्टर में भी उनका कुछ केरला में इनका, अब देखिए माइक्रो फाइनेंस लोन्स है तो केरला के फिशरमैन को ये लोग बहुत पैसा देते हैं, है ना, स्मॉल टिकट लोन्स देते हैं फॉर अ स्मॉलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। उनका फिर फिशरमैन का कुछ प्रॉब्लम्स हो गया एज अ रिजल्ट ऑफ विच, मतलब वहाँ पे फ्लड्स वगैरह या कुछ हुआ था, ऐसा साइक्लोन टाइप का कुछ आया था। इसके वजह से उनका डिफॉल्ट के वजह से पिछले क्वार्टर अच्छा नहीं गया। और इस बार का क्या हुआ, अगर मैं आपको इनका नंबर बताऊं, इनका ग्रॉस एनपीए का नंबर ऑन क्वार्टर बेसिस ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो एनपीए का नंबर अगर बढ़ता है ना तो हमें और कुछ देखनी नहीं है, वो फाइनेंशियल्स का हालत बुरी है। तो उनका एनपीए का नंबर अगर मैं बताऊं, उनका 4.2% है ग्रॉस एनपीए आफ्टर Q3 में। ठीक है, और वो पिछले क्वार्टर Q2 के बाद था वो 2.6%। सो यू कैन अंडरस्टैंड, राइट, इनका एसेट क्वालिटी में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो जिस फिनेंशियल में एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम होता है ना, आप दूसरी चीजें पढ़ो, लेकिन वो फिनेंशियल्स को आप ट्रैक करो, लेकिन उसमें पैसा नहीं डालना अनलेस एंड अनटिल कलेक्शन एफिशिएंसी एंड एसेट क्वालिटी ठीक ना होता है। ठीक है, तब तक आप एकदम वैसे फिनेंशियल से दूर रहना, जैसे मैं हिसाब से एकदम दूर रहता हूँ। सो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं ईसैफ का। लाइक फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ने ये चीज, अब देखिए जिसका एसेट क्वालिटी खराब होता है, कलेक्शंस में इशू आते हैं, तो मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि गोइंग फॉरवर्ड क्रेडिट कॉस्ट भी एलिवेटेड रहेगा। क्रेडिट कॉस्ट का मतलब है कि लाइक आगे जाके मैनेजमेंट ये बता रहे कि उनको और ज्यादा मतलब प्रोविजन करना पड़ेगा, एंड प्रोविजन इज एन एक्सपेंस ऑन द इनकम स्टेटमेंट, राइट। सो जितना ज्यादा आप बैड लोन्स के खिलाफ प्रोवाइड ज्यादा से ज्यादा करोगे, उतना आपका प्रॉफिटेबिलिटी, निम्स, फिर आपका देखोगे आरओए सब इफेक्ट होगा। सो जो भी मैनेजमेंट कॉन कॉल में बताता है ना कि लाइक आपका प्रोविजंस बढ़ जाएंगे फ्यूचर में, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ जाएगा, या जीएनपीए नंबर बढ़ जाएगा, या कलेक्शन एफिशिएंसी में प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब वो फिनेंशियल से हमें दूर रहना है। तो इस सब का ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहा है। उनका एक और रीजन है कि ये एनपीए बढ़ने का, आप देखे होंगे आरबीआई ने पिछले एक रूल बनाया कुछ सालों पहले, 1-2 साल पहले ही होगा, कि उन्होंने क्या किया, ये माइक्रो फाइनेंस और एनबीएफसी से वो कैप हटा दिया। कि माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में आप देखोगे जो एमएफआई एनबीएफसी है, पहले उन पे कैप हुआ करता था कि आप इतने परसेंटेज के ऊपर आप लोन नहीं दे सकते हो। लेकिन फिर आरबीआई ने क्या किया, वो कैप को हटा दिया, विच इज गुड फॉर द इंडस्ट्री, राइट। क्योंकि अगर आप लेट्स से कोई कस्टमर को डील कर रहे हो, अगर इतना रिस्क ले रहे हो, लेकिन आप उतना रेट ऑफ रिटर्न आपको मिल नहीं रहा है, रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर्ड में नहीं है, तो आप क्यों बिजनेस करोगे अगर आपका मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आरबीआई ने वो हटा दिया। लेकिन इससे क्या हुआ, बहुत मिसक्रिएंट्स और अनऑर्गेनाइज स्पेस में भी अब बहुत सारे लोग आ चुके हैं। अब क्या हुआ, ईसैफ का उससे भी प्रॉब्लम हुआ, तो मैनेजमेंट ने ये वाला चीज भी कॉन कॉल में बताया कि ये कैप जाने के बाद केरला में, तमिलनाडु में उनको ये चीजें देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे अनरेगुलेटेड एंटिटीज आ रहा है एंड दे आर ट्राइंग टू कैप्चर द मार्केट, राइट। तो ईसैफ को उनसे भी फर्क पड़ रहा है। ओके, ये तो चलो हो गया। एंड मैं देख लेता हूँ और कुछ मिस हुआ है कि नहीं। और तो देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक रूल ही है कि उनका कासा परसेंटेज हमेशा कम रहता है। तो ईसैफ का भी 18% है कासा। इट मीन्स इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हमेशा हाई रहता है, राइट। इसलिए तो दे हैव टू गो मोर एंड मोर इनटू माइक्रो फाइनेंस एंड यू नो एंड डू बिजनेस ऑन अ हायर यील्ड बेसिस, वरना ये मार्जिन कैसे कमाएंगे। तो कासा इज 18%, बट इसमें मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज सारे माइक्रो फाइनेंस बेस्ड जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है उनका सभी आप देखोगे उनका कासा कम ही होता है। बाकी जो 3 करेंगे उनका भी कासा कम ही है।
ओके, तो यही तक छोड़ते हैं यार। लोन बुक 35-36% से ग्रो किया इस ऐप में, बट उतना मुझे इसमें इंटरेस्ट है नहीं बिकॉज एसेट क्वालिटी खराब है। मेरा मेन मोटिव है यही होगा कि गोइंग फॉरवर्ड इस ऐप के एसेट क्वालिटी को ट्रैक करना, प्रोविजंस और क्रेडिट कॉस्ट को ट्रैक करना बिफोर से फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज इसमें तो इन्वेस्टमेंट करने का तो सवाल ही नहीं पैदा उठता है मेरे लिए। ओके, दूसरा कंपनी है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का बिजनेस मॉडल जान लेते हैं। उसका कुछ 60-65% ऑफ द लोन बुक है माइक्रो फाइनेंस में, और बाकी का जो उनका बुक है वो आप देखोगे अफोर्डेबल हाउसिंग में है। उनका एक व्हील्स का पोर्टफोलियो, व्हील्स मतलब ये सब वो कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल्स को लोन देते हैं। फिर उनका ऑफ कोर्स उनका एक एमएसएमई का भी डिवीजन है, ठीक है, जो कि सिक्योर्ड एमएसएमई में वो लोग लेंड करते हैं छोटे छोटे बिजनेसेस को। गॉट इट। तो अभी आप देखोगे ये उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी आईपीओ रिसेंटली आया, और ये लोग यूपी और बिहार में बहुत अच्छे से इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। जैसे ईसैप का है केरला, इनका है यूपी और बिहार, ठीक है। सो ये बनता है, तो ये ईस्टर्न साइड और नॉर्थर्न साइड ऑफ इंडिया में इनका ज़्यादा प्रेजेंस है। अब यहाँ पे अगर मैं इनका बात करूँ तो इनका एसेट क्वालिटी अनलाइक ईसैप में कोई प्रॉब्लम्स है नहीं, ठीक है। बट अगर आप देखोगे कि इनका जो लोन बुक का ग्रोथ है वो 30% के आसपास है। मतलब क्या, मतलब मैनेजमेंट का गाइडेंस ही था कि वी विल कीप ग्रोइंग आवर लोन बुक बिटवीन 25 एंड 30%। तो उत्कर्ष का अगर मैं देखूँ Q3 ओवर Q3 में इनका लोन बुक बढ़ा बाई 30% से, तो ये बात तो सही हो गया। दूसरे साइड में इनका GNPA का नंबर इज 3%। अब पिछले साल भी आप देखोगे तो GNPA नंबर 3% के आसपास था, तो कोई खास प्रॉब्लम है नहीं। उत्कर्ष का भी लाइक ईसैप अगर आप देखोगे कासा फ्रेंचाइज इज वेरी लो। अब कासा परसेंटेज टू टोटल डिपॉजिट्स इज ओनली 20%। सो जस्ट लाइक आई सेड के लाइक कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर आप ले लोगे ना, उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग हमेशा हाई रहता है बिकॉज दे कैन नॉट बिल्ड देयर कासा फ्रेंचाइज, ठीक है। ये एक इशू बन के रहता है, ठीक है। अब ऑफकोर्स सारे फाइनेंशियल्स कॉन कॉल में यही बोलता है कि लाइक हम अपने कासा फ्रेंचाइज को बढ़ाएंगे एंड ऑल दैट। और कासा फ्रेंचाइज बढ़ने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। एक होता है कि यू नीड मोर फिजिकल ब्रांचेस, और दूसरा होता है कि एक ब्रांड, ठीक है। क्योंकि अच्छा ब्रांड हुआ तो लोगों के दिमाग में ट्रस्ट बिल्ड होगा, तो वो जाके और डिपॉजिट और सेविंग्स करेगा पैसा। और अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होता है, अगर आपको जानते ही नहीं है कोई, तो आपके पास लोग अपने सेविंग्स और अपने पूरे जिंदगी का कमाई का पैसा क्यों रखने आएगा, है ना। तो ऐसे आप देख सकते हो। चलिए और थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पे इनका कॉन कॉल में क्या क्या चीजें हुआ। तो यहाँ पे इनका कहना है कि लाइक इनका भी आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है, इनका एसेट क्वालिटी थोड़ा खराब हुआ है, ठीक है। YOY ठीक है, GNPA 3% है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसलिए खराब हुआ बिकॉज पिछले क्वार्टर Q3 में फेस्टिव पीरियड्स था, और फेस्टिव पीरियड में लोग आई गेस फेस्टिव मूड में रहते, तो क्या पता वो थोड़ा बहुत कम EMIs पे करते हैं। तो फेस्टिव पीरियड के वजह से इनका कलेक्शन एफिशिएंसी थोड़ा इफेक्ट हुआ। ये भी हो सकता है कि लाइक से फेस्टिव पीरियड है तो कलेक्शंस का जो टीम है, कुछ लोग छुट्टी में चले गए थे एंड ऑल दैट, बट वो कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, वो फेस्टिव पीरियड के वजह से थोड़ा चेंज हुआ है। अब कंपनी ने ये भी बताया बिकॉज ये जो कॉन कॉल हुआ था आई थिंक वो फरवरी में हुआ था, फरवरी मार्च के आसपास हुआ था। तो मैनेजमेंट ने बोला कि जैन के महीने में कलेक्शन एफिशिएंसी वर बैक टू द प्री फेस्टिव पीरियड, तो कोई इशू नहीं है। दूसरा साइड में ये कंपनी भी वही कर रहा है कि जैसे आप देखोगे, जैसे मैंने बताया लाइक कि उत्कर्ष का 62% ऑफ द पोर्टफोलियो अनसिक्योर्ड माइक्रो फाइनेंस में है। तो ये लोग आगे क्या कोशिश कर रहे हैं, इसको घटा के 50% करेगा, और द सिक्योर्ड साइड ऑफ द बिजनेस जो है, मतलब आपका ये जैसे मैंने बताया अफोर्डेबल हाउसिंग, फिर उसका जो व्हील्स का पोर्टफोलियो और एमएसएमई का सिक्योर्ड एमएसएमई का पोर्टफोलियो में ये लोग ज्यादा भारी होगा, क्योंकि आगे जाके अगर ये माइक्रो फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम्स आती है, जो कि आज नहीं है। आज आप देखोगे, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अक्रॉस द माइक्रो फाइनेंस का स्पेस इन NBFCs एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, आज वो सेक्टर तो बहुत ही रेजिलियंट है, लेकिन कल अगर इनका रेजिलियंस थोड़ा घट जाता है तो जो वो माइक्रो फाइनेंस का अर्निंग्स में उतना वॉलेटिलिटी ज्यादा दिखेगा, जो से फॉर एग्जांपल बहुत ही मतलब सिर्फ MFI बेस्ड हो। तो उत्कर्ष वही कहा कॉन कॉल में, और उनको अभी एक डाइवर्सिफाइड बुक बनानी है, 50% माइक्रो फाइनेंस एंड 50% इन द नॉन माइक्रो फाइनेंस स्पेस, इन द सिक्योर्ड स्पेस। तो यही वाला बात हो गया। हाँ, और मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि लाइक, और सिंस उनका आज तक अभी इतना अच्छा एक माइक्रो फाइनेंस का जो बेस बना हुआ है इन यूपी एंड बिहार, दे वुड वांट टू क्रॉस सेल दोस माइक्रो फाइनेंस, बिकॉज ये लोग, जब मैं हाउसिंग लोन का बात कर रहा हूँ, ये लोग अफोर्डेबल होम लोन्स और माइक्रो लैप में जाना चाहते हैं। गॉट इट। सो ये जो भी MSMEs, लैप, फिर उसके बाद व्हील्स, ये जो भी सेगमेंट में जा रहे हैं, ये क्रॉस सेल करेंगे अपने ही माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स को। गॉट इट। तो उसको उतना टेंशन नहीं होगा, और मैनेजमेंट का कहना है कि आगे जाके भी कंपनी का ग्रोथ का गाइडेंस विल बी बिटवीन 25 एंड 30% इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग द लोन बुक, ठीक है।
तो ये बन जाता है। हाँ, एंड अनलाइक ईसैप, उत्कर्ष ने कोई ऐसे क्रेडिट कॉस्ट में कोई कुछ डराया नहीं। उन्होंने बोला कि लाइक आगे जाके आप देखोगे हमारे बिजनेस का क्रेडिट कॉस्ट कुछ अराउंड 2% के आसपास रहेगा और एसेट क्वालिटी विल बी अंडर कंट्रोल। एक और पॉइंट है जो उनका मैनेजमेंट ने जो बोला, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे अच्छा लगा एक्चुअली, तो मुझे लगा कि डिस्कस करनी चाहिए यहाँ पे आप लोगों के साथ। सोचिए, आज से 4-5 साल पहले आप देखोगे माइक्रो फाइनेंस के स्पेस में क्रेडिट कॉस्ट या एनपीए उतना कम था, मतलब कम था कंपेयर टू टुडे। से फॉर एग्जांपल तो आपको लगा होगा अरे ये तो बबल बन रहा है, अभी ये बस्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हो रहा है ना, द होल माइक्रो फाइनेंस स्पेस इज बिकमिंग मोर एंड मोर रेलिवेंट विद एवरी पासिंग ईयर। ठीक है, तो जितने और रेलिवेंस बनता जाएगा, बिकॉज आज आप देखोगे जॉइंट लेंडिंग ग्रुप तो है ही, उसके साथ साथ लोगों को ग्रेजुएट करके इंडिविजुअल एमएफआई लोन्स भी देने लग गया सब, राइट। और सबको यही लग रहा है कि लाइक माइक्रो फाइनेंस गोइंग फॉरवर्ड, जैसे गवर्नमेंट का भी आप देखे होंगे, राइट, ये ईसीएलजीए स्कीम वीम लाया क्यों, ताकि माइक्रो फाइनेंस के कस्टमर्स, एमएसएमई कस्टमर्स को प्रॉब्लम्स ना आए। तो सिंस जब ये इतना सब पुश है फ्रॉम द पॉलिसी मेकर्स, बिकॉज हमारे कंट्री में आप देख रहे हो, राइट, 70-80% ऑफ द पॉपुलेशन टायर 2 टायर 3 सिटीज या उसके नीचे रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट का इतना बड़ा एक हाथ रहना चाहिए फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन। तो ये सेक्टर उतना ही इंपॉर्टेंस इसको मिलते जा रहा है विद एवरी पासिंग ईयर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जब इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहे, इतने लोग एमएफआई लोन्स ले रहे, तो उनका तो थोड़ा एसेट क्वालिटी भी तो थोड़ा, मतलब क्रेडिट कॉस्ट और जीएनपीए नंबर भी स्पेस का थोड़ा बढ़ ही जाएगा ना, राइट। फिर उसके बाद अरमान का भी मैनेजमेंट ने एक बहुत अच्छी सी बात बोला था। अरमान इज नॉट अ स्मॉल फाइनेंस बैंक, इट्स अ एनबीएफसी इन एमएफआई स्पेस। उन्होंने यही बोला था कि लाइक देखिए, इंडिया धीरे धीरे करके आर मूविंग अवे फ्रॉम द सेविंग्स कल्चर टू द क्रेडिट कल्चर। तो जितने लोग आज क्रेडिट कल्चर में जाएंगे, तो उनका जो भी फाइनेंशियल्स के साथ लिंक होगा, वो फाइनेंशियल्स का भी तो जीएनपीए नंबर बढ़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फाइनेंशियल्स मर जाएगा। एज लॉन्ग एज द फाइनेंशियल कैन मेक मोर मनी देन इट लूजेस मनी, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, है ना। आई मीन, आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई किसी कंपनी का हाई जीएनपी। आपने ही देखा होगा, मैंने बोला, राइट, कि कुछ टाइम पहले कि ईसएफ से मैं दूर रहूंगा बिकॉज इतना बुरा जीएनपी हालत कैसे हो सकता है, राइट। बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट अगर मार्जिनल 20-40 बेसिस पॉइंट्स का ऊपर नीचे होता है ना, सो वी शुड नॉट ऑलवेज थ्रू द किचन सिंक एट अ कंपनी। तो यही वाला पॉइंट है। चलिए अब तीसरे कंपनी का बात करते हैं, सूर्योदय एसएफबी। तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर आप देखोगे, वो एक प्योर प्ले माइक्रो फाइनेंस एक कंपनी है, ठीक है। इनका अगर ऑफकोर्स इनका एक रिटेल और एक हाउसिंग, एक सीवी का बुक है, लेकिन आई गेस उनका 80% ऑफ द बुक माइक्रो फाइनेंस में ही है। अब अमंग दैट 80%, उसका 30% ऑफ दैट इज विकास लोन्स। विकास लोन्स का मतलब है जो कि ग्रेजुएटिंग माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स है, जो कि जॉइंट लेंडिंग ग्रुप में, जब लेट से आपको लो टिकट देता था, एक ग्रुप में देता था, उसमें से कुछ कस्टमर का लेट से इनकम जनरेशन बहुत अच्छा होने लगा, तो वो कस्टमर्स को भी है ना कि लाइक हम दूसरों के साथ मिलकर क्यों लोन ले, हमको हायर टिकट चाहिए, हमारा बिजनेस को और बढ़ानी है। तो ये क्या किया है इन्होंने, एक विकास लोन्स का एक सेगमेंट बनाया, और उसमें सारे जेएलजी ग्रुप से जो ग्रेजुएटिंग माइक्रो फाइनेंस कस्टमर है उनको लेंडिंग करते हैं। तो इनका तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। ऑफ कोर्स माइक्रो फाइनेंस का सेगमेंट अभी पूरा ही अच्छा कर रहे हैं, दे आर वेरी रेजिलिएंट। तो अब देखोगे सब कंपनी का पेस ऑफ ग्रोथ ही बहुत अच्छा है। जैसे ईसैप का 36% का लोन बुक का ग्रोथ, उत्कर्ष का 30% का लोन बुक का ग्रोथ, और आपको देखोगे सूर्योदय का है 40% से अपने लोन बुक को ग्रो किया। और यहाँ पे सूर्योदय का अच्छी बात यह है कि उनका ग्रॉस एनपीए का नंबर, जो एसेट क्वालिटी हैव बीन इंप्रूविंग बोथ ऑन क्वार्टर एज वेल एज ऑन अ वाई बेसिस। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे कॉन कॉल में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो कॉन कॉल में उनको पूछा गया कि लाइक भैया बताओ, सामने इलेक्शन आ रहा है, आपका क्या होने वाला है। तो उन्होंने बोला कि देखो, हमने पहले भी बहुत ऐसे इलेक्शंस देखे हैं, एंड जैसे मैंने बताया कि आज सारे पॉलिटिकल पार्टीज को भी पता है कि माइक्रो फाइनेंस इतना बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्पेस है, राइट। एक वोट, एक इलेक्शन जीतने के लिए हम एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में पूरा एकदम बवाल नहीं मचा सकते हैं, राइट। तो इलेक्शन से इनको कोई खतरा नहीं है, ठीक है। और जब मैं बाकी का भी जो कॉन कॉल्स पढ़ा हो, राइट, बैंक्स का हो, एनबीएफसीज का हो, इन द एमएफआई स्पेस, सबका यही मोटा मोटी कहना है कि लाइक इलेक्शन के वजह से, बिकॉज ये सब जेनेरिक फियर है जो इन्वेस्टर्स को लगता है कि इलेक्शन आएगा, सब ऐसे लोन डिफॉल्ट कर देगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। कंपनी का कासा बहुत कम है, अगेन 18.5%, राइट। तो ये सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसीलिए मुझे स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसा होल उतना अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज ना ये बैंक है और ना ये मतलब एकदम एक एनबीएफसी है विच कैन ग्रो एट अ वेरी फास्ट पेस, राइट। इनको कासा मेंटेन करना पड़ता है, और कासा बढ़ता नहीं है, फिर इनको बाहर से और हाई कॉस्ट से पैसा उठाना पड़ता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एनी विच वे, तो ये बनता है बात। तो यही तक है, सूर्योदय का तो और कुछ नहीं है। चलो एक जल्दी से एक और कवर कर लेते हैं, वो है जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो जाना का भी पहला कॉल था, ये Q3 में कॉल था आफ्टर द आईपीओ। जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड
स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन दिस कंट्री इन द एमएफआई स्पेस, ठीक है। जाना का प्रेजेंस है अक्रॉस द कंट्री, और ये कंपनी वैसे ही है जो कोविड बोल रहे हो आप, जब जब डीमोनेटाइजेशन आया था जाना, उसके बाद बहुत प्रॉब्लम्स में पड़ा था। लेकिन अब देखोगे पिछले 4-5 साल में उन्होंने अपना सारा कीचड़ पट्टी को साफ करके अभी नया लीश ऑफ लाइफ लेके आईपीओ लाया और अपने कंपनी को टर्न अराउंड किया, ठीक है। अब ऑफकोर्स आगे जाके देखना पड़ेगा कंपनी किस दिशा में जाए, लेकिन आज उन्होंने क्या किया, अपना टर्न अराउंड करने के बाद आईपीओ लाया, ठीक है। ऑफकोर्स बुरे टाइम के टाइम आईपीओ कौन लाता है, उसमें कोई पैसा डालता ही नहीं, लेकिन उन्होंने कंपनी को टर्न अराउंड किया, प्रॉफिट्स दिखाया और फिर अपने आईपीओ लॉन्च किया। तो उसके बाद अगर मैं जाना का बात करूं तो उनका आप देखोगे कुछ 40% ऑफ द बुक है उनका माइक्रो फाइनेंस में, ठीक है, जो कि कंप्लीटली है अनसिक्योर्ड। और अगर आप देखोगे बाकी का जो 60% ऑफ द बुक है, राइट, जो कि रिटेल सेगमेंट, एमएसएमई सेगमेंट में है, वो है आपका सिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक, ठीक है। अब आप थोड़ा सा अगर बात कर लूँ, 40% माइक्रो फाइनेंस, 60% कहाँ पे है, गोल्ड लोन देन अफोर्डेबल हाउसिंग, देन माइक्रो लैब, एमएसएमई, टू व्हीलर्स, गॉट इट। और आप देखोगे इन सब के अंडरलाइन कुछ ना कुछ कोलैटरल होता है जो कंपनी के पास है, राइट। तो 60% हो गया आपका सिक्योर्ड, 40% हो गया आपका अनसिक्योर्ड। तो यहाँ पे जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्ट्रेटेजी यही है कि वो क्रॉस कोलैटरलाइजेशन में बिलीव करता है। मतलब सोचो फॉर एग्जाम्पल कोई एक बंदा होम लोन के लिए आता है तो जाना बोलता है कि ठीक है, अब देखिए आपका घर का मतलब आपका जो प्रॉपर्टी है वही तो आपका कोलैटरल हुआ ना। और जनरली लोग मतलब सब इसमें ही खेलते हैं फाइनेंशियल्स के, लाइक लोग होम लोन्स में सबसे लेट डिफॉल्ट करेगा। तो लेट से आपने किसी को होम लोन दिया, उसके साथ आपने उसको से एक टू व्हीलर का भी लोन्स ऑफर कर दिया, राइट। लेकिन जब आप उसको एक टू व्हीलर का लोन ऑफर कर रहे हो तो मिला के ऑफर कर रहे हो ताकि आपका ईएमआई उतना नहीं बढ़ रहा है, राइट। तो कस्टमर को भी लग रहा है कि लाइक वाओ, मुझे होम लोन के साथ मुझे टू व्हीलर का भी एक लोन मिल रहा है, या फिर से मुझे कमर्शियल व्हीकल का एक लोन मिल रहा है, या पता मुझे गोल्ड लोन भी मिल रहा है। तो दोनों को मिला के, तीन चीजों को मिला के ऑन वन कोलैटरल जाना क्या कर रहा है, अपने ये क्रॉस कोलैटरलाइजेशन को काम पे लगा रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि उनका एग्जिस्टिंग कस्टमर से भी इनको ज्यादा बिजनेस मिल रहा है, मतलब जिसको हम वैल्यू ग्रोथ बोलते हैं एक बिजनेस का। ओके, अब थोड़ा और देख लेते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो कंपनी ये बताता है कॉन कॉल में उनका जो सिक्योर्ड पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो है दैट इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन द अनसिक्योर्ड पार्ट, एंड दे आर ओके विद इट, राइट। क्योंकि अगर आप गोल्ड लोन, एमएसएमई, टू व्हीलर, अफोर्डेबल हाउसिंग, लैब, इसमें अगर ग्रोथ ज्यादा भी हो रहा है एमएफआई में, तो जाना को कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज जाना भी बाकियों की तरह देख रहे हैं, उत्कर्ष की तरह, कि वो माइक्रो फाइनेंस का बुक विल बी पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो बट नॉट अ बिग चंक। आज आप देखोगे जाना का भी 40% माइक्रो फाइनेंस है, दैट्स अ बिग चंक, राइट। और उत्कर्ष का तो इससे ज्यादा है, लाइक अराउंड 62-64% ऑफ द बुक, है ना। तो ये हो गया। रिजल्ट वाइज तो इनका बहुत ही अच्छा है, लाइक उनका एसेट क्वालिटी इंप्रूव ही हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज YOY। लोन बुक हैज बीन ग्रोइंग एट 28-30% ऑन अ YOY बेसिस। ROE का नंबर इज टचिंग 20%, एंड ऑफ कोर्स कासा इज 21%। ये तो बोलने लायक है ही नहीं, कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक का कासा फ्रेंचाइज उतना कुछ होता नहीं है। तो इनका फोकस कहाँ है, तो वही जैसे मैंने बताया सिक्योर्ड साइड ऑफ द बुक में, जहां पे कोलैटरल है, वो जो 4-5 सेगमेंट का बात किया, दे वांट टू ग्रो एट फास्टर पेस इन दैट सेगमेंट। और हाँ, रूरल माइक्रो फाइनेंस में दे वुड कीप ग्रोइंग, बट द सिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक वुड ग्रो एट अ फास्टर पेस देन द अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक। तो यही था जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक का। अब चार कंपनीज मैंने कवर कर लिया, सबका कॉन कॉल भी कवर कर लिया। तो यही तक है, अगले क्वार्टर में फिर से ये सब मुझे दोहराना पड़ेगा, बिकॉज दिस हेल्प्स। ये मैं क्यों करता हूँ हर क्वार्टर में, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू ट्रैक अ बिजनेस, है ना। और अब देख रहे हो कि मेरा काम ही है आपको धंधे के साथ जुड़ना, राइट, रादर देन कोई चार्ट के साथ जुड़ना या कोई इधर उधर का ओपिनियन के साथ जुड़ना। और आप एक चीज ऑब्जर्व करते हो, मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं देता हूँ, ठीक है। मेरा काम है बिजनेस एनालिसिस करके आपको देना, और फिर उसके बाद आपको कोई स्टॉक लेना है नहीं लेना है वो आपके ऊपर है, राइट। लेकिन मुझे अपना काम सही तरीके से करना है। यू शुड नो व्हाट द बिजनेस इज डूइंग। जैसे ईसाफ के बारे में आपको आज बहुत कुछ पता चला, राइट, फिर आपको पता चल जाएगा। बिकॉज इसके बाद जाके देखिए, वैल्यूएशंस का बात मैं थोड़ा कम इसलिए करता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस का बात करूँ तो मैं रिकमेंडेशन ना देने लग जाऊँ, है ना। तो वही वाला पॉइंट है विच इज डेट्रीमेंटल फॉर बोथ यू एंड मी। ओके, ऑन दैट नोट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो। थैंक यू।